हेलो स्टूडेंट्स, मैं नितेश कौशिक। बेटा आज हम लेके आए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मोल कंसेप्ट। बेटा ये टॉपिक आपका हर कंपटीशन एग्जाम में जो भी साइंस से रिलेटेड है उसमें आता है। ठीक है, एग्जाम के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा सीरियसली हम आज इसको डिस्कस करने वाले हैं, मोल कंसेप्ट। तो बेटा स्टार्ट करते हैं विद आवर टॉपिक मोल कंसेप्ट। अब ये है क्या? तो बेटा मोल कंसेप्ट जस्ट नॉट अ नेम, इसके अंदर हम बहुत सारी चीजों को हम इंक्लूड करके पढ़ते हैं। सबसे पहला आपके पास क्या है, इसके अंदर हम अलग अलग टर्म्स को स्टडी करते हैं। तो कुछ बेसिक टर्म्स इसके लिए हमारे पास जो यूज होती हैं वो मैं डिस्कस करता हूं। एक टर्म आपके पास आएगी बेटा यहाँ पे, वो आएगी एवोगैड्रोस नंबर। इसी को बोल देते हो या फिर एवोगैड्रो कांस्टेंट। ठीक है बेटा, अमीडो एवोगैड्रो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको रिप्रोड्यूस किया, इनको इंट्रोड्यूस किया था और उन्होंने बताया था क्या कि एवोगैड्रो नंबर किसके बराबर होती है? एक वैल्यू होती है 6.022 × 10⁻23। ये एवोगैड्रो कांस्टेंट की वैल्यू है बेटा आपके पास। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट भी कैसे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हो आप Na से। अब मैं इसको क्यों बता रहा हूं आपको? ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, देखते हैं इधर कि इन्होंने बोला, क्या बोला एवोगैड्रो नंबर के अकॉर्डिंग। इन्होंने बोला क्या एवोगैड्रो नंबर की डेफिनेशन। ठीक है, तो एवोगैड्रो नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम एटम ऑफ दैट सब्सटेंस, और एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस। मतलब Avogadro number is equal to the total number of atoms in 1 gram atom of a substance, or equal to 1 ग्राम मोलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस। समझने की कोशिश करते हैं इसको। एक सिंपल वे में ये कहता है कि भाई 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम जो मेरे पास सब्सटेंस है, दैट मींस अगर मैं हाइड्रोजन के लिए बोलूं कि मेरे पास 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन है, इसका मतलब मेरे पास 2 ग्राम हाइड्रोजन एटम, मतलब 2 ग्राम है हाइड्रोजन एटम के। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं बोलूं कि मेरे पास, ठीक है, एक्चुअली में तो वो H2 है तो ये मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ दिस वन, तो 2 ग्राम आपके पास क्या है यहाँ पे? ठीक है, 2 ग्राम H2 मॉलिक्यूल की। अगर मैं सोडियम एटम के लिए बोलता हूं तो मैं बोलूंगा कि भाई मेरे पास 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम है। 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम अगर मेरे पास है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको, मैंने पुराने कंसेप्ट में, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था? इसी तरह से क्या लास्ट लेक्चर में हमारे पास क्या था कि 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम है, ये इक्वल टू होता है बेटा इसके किसके बराबर? इसके एटॉमिक मास के बराबर, जो कि आपके पास 23 ग्राम होता है। तो ये 23 ग्राम आपके पास है, ये किसके बराबर होगा बेटा? ये एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स, मतलब कि 6.022 × 10⁻23 इतने नंबर ऑफ सोडियम एटम के बराबर होगा। इसका मतलब हो गया कि 23 ग्राम सोडियम एटम जो है वो एवोगैड्रो नंबर ऑफ सोडियम एटम कंटेन करे होगा इसके। ठीक है, इसके अंदर 23 ग्राम सोडियम एटम के अंदर इतने नंबर ऑफ सोडियम एटम प्रेजेंट होंगे, ये कहता है। सेम वे में अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करूं तो जैसे मेरे पास H2 था, H2O ऐसे ही है, तो H2O मॉलिक्यूल है, तो इसके लिए मैं बोलूंगा 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल किसके हैं भाई? हमारे पास वाटर के। तो डेफिनेशन में क्या कहता है? 1 ग्राम मॉलिक्यूल अगर एटम है तो एटम मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल 1 ग्राम मॉलिक्यूल में कितने मॉलिक्यूल होंगे बेटा आपके पास? ये होंगे एवोगैड्रो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के। अब एवोगैड्रो नंबर का मतलब क्या होता है? इतने वाटर मॉलिक्यूल। इसका मीनिंग क्या हो गया कि आपके पास अगर 1 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आपके पास है, तो उसके अंदर एवोगैड्रो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होंगे। मॉलिक्यूल है तो उसमें मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। एटम है तो उसमें एटम।
यानी कि अगर मैं दूसरे वे में बोलूं कि जो ग्राम एटॉमिक मास आपके पास है तो वो क्या होता है बेटा, मास ऑफ एटम इन ग्राम। तो 1 ग्राम एटम में जितना मास होगा तो वो उसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे आपके, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम होंगे उसके अंदर। अगर मॉलिक्यूल होगा 1 ग्राम मॉलिक्यूल आपके पास होगा तो उसके अंदर उतने आपके एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स काउंट होंगे। ठीक है, तो ये आपके पास है बेटा पहला एक डेफिनेशन। इसका मतलब ये हो गया कि आप जितनी कोई भी एटम लेते हो तो उसमें उतने एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम होंगे, किसमें, 1 ग्राम एटम में। और मॉलिक्यूल लेते हो तो उसके 1 ग्राम मॉलिक्यूल में क्या होंगे, एवोगैड्रो नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल काउंट होंगे। तो ये आपका पहला। अब इसके बाद हमने क्या बताया था, अगर आपको याद हो, हमने एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के अंदर ही, अगर आपको याद है बेटा, हमने एवोगैड्रो हाइपोथेसिस की एप्लीकेशन के अंदर हमने एक टर्म बताई थी। हमने पढ़ा था 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस एट एसटीपी क्या होगा, किसी भी सब्सटेंस के ग्राम मोलिकुलर मास, दैट मीन्स उसके मोलिकुलर मास के बराबर। तो हम मोल कंसेप्ट को बेटा, जो पुरानी डेफिनेशन हमने स्टडी किए हैं उन्हीं से रिलेट करके, इसके हम 3 मेन डेफिनेशन हम यहां पे ड्राइव करते हैं, 3 मेन डेफिनेशन। तो 1 बाय 1 हमको स्टडी करने वाले हैं अभी। तो हम स्टार्ट करते हैं उनकी 1 बाय 1। आपके पास 3 डेफिनेशंस ऑफ मोल कंसेप्ट जो कि मेन आपके पास है, उनको हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले क्या है भाई, जो फर्स्ट डेफिनेशन है आपके पास, फर्स्ट डेफिनेशन को हम स्टार्ट करते हैं। ये कहता है, अब डेफिनेशन कैसे, इन टर्म्स ऑफ, पहला है इन टर्म्स ऑफ मास। जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो किसमें है बेटा, इन टर्म्स ऑफ मास, यानी कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल, मोल कंसेप्ट में है हम बेटा यहां पे, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स ग्राम एटॉमिक मास। कब, इफ सब्सटेंस इज एटम, किसके बराबर होगा हमारे पास, इक्वल टू इट्स ग्राम एटॉमिक मास। अगर कोई सब्सटेंस आपका एटम है तो उसके 1 ग्राम जो आपके पास एटम या ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा, 1 मोल के बराबर होगा। ठीक है, इक्वल टू इट्स ग्राम एटॉमिक मास इज सब्सटेंस इज एटम, और ग्राम मोलिकुलर मास कब, इफ सब्सटेंस इज अ मोल। सिंपल सा लॉजिक है, कहता है भाई 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का किसके बराबर होगा, उसी सब्सटेंस के ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा अगर वो एटम है, ग्राम मोलिकुलर मास के बराबर होगा अगर वो मॉलिक्यूल है। एग्जांपल के तौर पे बताऊं, लेट मेरे पास H2 मॉलिक्यूल है। एक चीज और बता देता हूं, यहां पे नॉर्मल केसेस में आपके पास क्या होगा, हाइड्रोजन गिवन होगा, हाइड्रोजन है हमारे पास। अगर वो आपको कुछ नहीं बोलता है, मतलब सीधा बोल दिया कि 1 मोल हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब आपके पास वो मॉलिक्यूल है। अदरवाइज वो आपको बोलेगा कि हाइड्रोजन एटम। अगर ऐसा नहीं बोलता है तो इसका अंडरस्टूड है बेटा मॉलिक्यूल। हाँ, अगर फिर भी कंफ्यूजन हमारे पास कई बार आता है तो उस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए ये क्या बोलेंगे, डाई हाइड्रोजन गैस। जैसे O2 में क्या बोलेंगे, डाई ऑक्सीजन गैस। N2 में क्या बोलेंगे, डाई नाइट्रोजन गैस। लेकिन अगर ये ऐसा ना भी डिफाइन करें तो इसका मतलब गैस ही माना जाएगा। हाँ, अगर आपको एटम बोलेगा तो क्लियर मेंशन करेगा कि हाइड्रोजन एटम है, ऑक्सीजन एटम है, ठीक है बेटा, और क्या, हाइड्रोजन एटम है। अदरवाइज मेंशन करेगा वो आपको। अगर मेंशन नहीं किया हुआ है इसका मतलब वो मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहा है, एटम के बारे में बात नहीं कर रहा है।
तो अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल, आपके पास H2 मॉलिक्यूल, तो H2 मॉलिक्यूल का जो 1 मोल होगा वो किसके बराबर होगा? बोलो 1 मोल ऑफ H2 गैस किसके बराबर होगा? बोलो ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ H2 गैस। अब H2 गैस का ग्राम मोलिकुलर मास कितना होगा बेटा? 2 ग्राम। यानी कि 1 मोल ऑफ H2 किसके बराबर हो गया बेटा? 2 ग्राम ऑफ H2 गैस, 2 ग्राम। सेम वे में हम आगे करते हैं, O2 मेरे पास मोलिक्यूल है, O2 मॉलिक्यूल में क्या होगा? 1 मोल किसके बराबर होगा? 1 मोल ऑफ O2 कितना होगा बेटा? 16 एक का है, 2 यहां पे हैं O2 के एटम, तो 32 ग्राम आपके पास हो जाएगा। तो ये जो 32 ग्राम है वो क्या है? इसका ग्राम मोलिकुलर मास, किसका? O2 का। ऐसे ही लेट हमारे पास कोई अलग अलग है, आपके पास HCl है, मैंने भी बोला, तो यहां पे बोलेंगे 1 मोल ऑफ HCl गैस कितना हो जाएगा बेटा? डायटोमिक मॉलिक्यूल आपके पास है, ये 1 आपके पास हाइड्रोजन का होता है, 35.5 आपके पास क्लोरीन का होता है, 36.5 ग्राम ऑफ इसका बेटा HCl। यानी कि 1 मोल ऑफ HCl किसके बराबर हो गया बेटा? ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ HCl। ऐसे ही एटम में अलग अलग एटम ले लो, सब में ऐसे ही बेटा। क्लोरीन एटम लोगे, Cl एटम अलग से लोगे, तो 35.5 क्या हो जाएगा? इतना ग्राम किसका? 1 मोल लोगे इसका क्लोरीन एटम का, क्लोरीन एटम लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तो किसके? 35.5 ग्राम के बराबर। अब ये क्या होगा? ये उसका होगा ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे करोगे, थोड़ा सा मैंने बताया अभी। अब हम आगे चलेंगे, ठीक है, एक दो चीज और देखेंगे इसी में। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, इसी में थोड़ी बहुत और देखते हैं। क्या देखते हैं जरा ध्यान से इधर। अगर मैं यहां पे बोलूं कि मेरे पास 1/2 मोल ऑफ O2 गैस है, इसका मतलब 1 मोल O2 गैस का मतलब क्या होता है? 1 मोल ऑफ O2 गैस, 1 मोल ऑफ O2 गैस में कितना मास होता है? 32 ग्राम होता है। तो हाफ में कितना होगा? हाफ मोल में कितना होगा बेटा? बोलो 16 ग्राम ऑफ O2 गैस। इसी वे में मैं बोलूं कि मेरे पास कितना है बेटा? 1/2 मोल या 1/5 ले लेता हूं, 1/5 मोल ऑफ N2 गैस मेरे पास। मास निकालो तो क्या करोगे भाई? 1 मोल N2 गैस का मास कितना होगा मेरे पास? 28 ग्राम, सबको पता है कितना? 1/5, तो 1/5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 28/5 क्या हो गया? इतना ग्राम ऑफ N2 गैस। कोई भी एटम, कोई भी मॉलिक्यूल आप इस तरह से ले सकते हो। 1/2 मोल है, 0.5 मोल है, 0.1 मोल है, 1 जैसे मान लिया 10 ग्राम है, 2 ग्राम है, 5 ग्राम है, कोई भी ऐसे ले लो एग्जांपल। लेट NaOH हमने ले लिया बेटा, मेरे पाच 10 ग्राम NaOH है, मोल बताओ कितने होंगे? तो बेटा 1 मोल में कितने होते हैं? 40 ग्राम। कैसे आया? 23 + 16 + 1 = 40। 40 ग्राम ऑफ NaOH मेरे पास है, कितना होगा बेटा? 1 मोल होगा। 1 ग्राम में कितना होगा बेटा आपके पास? डिवाइड बाय 40। और 10 ग्राम में कितना होगा आपके पास? मल्टीप्लाइड बाय 10। ये हो गया आपके पास 1/4 मोल ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ NaOH। कर सकते हो? तो इस तरह से आप इनको क्लासिफाइड कर सकते हो अलग अलग वे में। तो बेटा ये डेफिनेशन क्या थी? 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। 1 मोल इक्वल टू कौन सी टर्म थी? फर्स्ट टर्म आपके पास इन टर्म्स ऑफ मास। अब सेकेंड टर्म करेंगे हम। सेकेंड टर्म क्या है बेटा? इन टर्म्स ऑफ क्या हो जाएगा? बोलो नंबर 1 मोल। तो क्या बोलोगे? 1 मोल इज डिफाइंड एज किसके बराबर होगा? 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल इज डिफाइंड एज एवोगैड्रो नंबर ऑफ that substance
प्रेजेंट, यानी कि 1 मोल इज डिफाइंड एज द एवोगैड्रो नंबर ऑफ दैट सब्सटेंस प्रेजेंट। अब कैसे? अब मान लिया मेरे पास हाइड्रोजन एटम का 1 मोल है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम है, तो उसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम की होंगे। मेरे पास मान लिया 1 मोल ऑफ N2 गैस मेरे पास है, इसका मतलब एवोगैड्रो नंबर ऑफ N2 गैस, 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। अगर वो एटम है तो उसमें उतने एटम होंगे, अगर वो मॉलिक्यूल है तो उसमें उतने मॉलिक्यूल होंगे, एवोगैड्रो नंबर। कैसे? एग्जांपल देखते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई मेरे पास, लेट एग्जांपल बोलूं मैं, NaOH है मेरे पास, ठीक है, तो 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या पूछूं, हाउ मच NaOH प्रेजेंट, तो क्या बोलूंगा, हाउ मच नंबर ऑफ NaOH प्रेजेंट। तो बेटा सबको पता है 1 मोल का मास कितना होता है इसका, 40 ग्राम, अभी बताया मैंने जस्ट, 40 ग्राम आपके पास इसका मास है, तो 40 ग्राम में 1 मोल होता है, 1 मोल में कितना है, एवोगैड्रो नंबर ऑफ NaOH मॉलिक्यूल। अगर एवोगैड्रो नंबर ऑफ NaOH मॉलिक्यूल मेरे पास है 40 ग्राम में, तो क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 40 ग्राम ऑफ NaOH having 6.022 into 10 की पावर 23, इतने नंबर ऑफ NaOH मॉलिक्यूल्स, इतने नंबर ऑफ NaOH मॉलिक्यूल हो जाएंगे। तो ये आप यहां पर बताते हैं। अब दूसरा हम इसको उलट के देखते हैं। अगर मैं बोलूं आपको क्या कि मेरे पास 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O है, ठीक है, क्या बताना पड़ेगा हमें, हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2O प्रेजेंट। तो बेटा सिंपल सा लॉजिक हम क्या लगाएंगे यहां पे, वो देखते हैं। मैं बोलता हूं 10 मॉलिक्यूल्स मेरे पास H2O के, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O प्रेजेंट। तो हमें यह पता है कि H2O का जो मोलर मास होता है वो होता है बेटा 18 ग्राम, ठीक है। अब 18 ग्राम होता है, आपको ये पता है, 18 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल होंगे, आपकी एवोगैड्रो नंबर होंगे, और एवोगैड्रो नंबर आपके पास यहाँ पे हाउ मेनी मोल्स आपके पास, और कितना मोल होगा, 1 मोल होगा। तो बेटा 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर होती है, तो क्या करेंगे 1 मोल मॉलिक्यूल में, तो क्या करेंगे 6.022 into 10 की पावर 23 जो H2O मॉलिक्यूल्स हैं हैविंग 1 मोल ऑफ H2। अब 1 मॉलिक्यूल कितने में होगा, डिवाइड बाय Na, और 10 कितने में होंगे, मल्टीप्लाइड बाय 10, यानी कि 10 by Na, 10 by Na इज द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। एक बार इनकी डेफिनेशन कंप्लीट कर ले बेटा, उसके बाद हम बहुत सारे इनके क्वेश्चन करेंगे। तो ये आपके पास 2 डेफिनेशन हो गई है मोल कंसेप्ट की। तो थर्ड डेफिनेशन आपके पास क्या है वो हम करेंगे बेटा अभी। थर्ड कहता है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। थर्ड क्या कहता है, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। Next definition of mole concept is in terms of volume. In terms of volume हम क्या देखेंगे बेटा, नेक्स्ट डेफिनेशन आपके पास वो क्या कहते हैं, देखिए इधर कहता है 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल हैविंग, अब वो सब्सटेंस कौन सा है बेटा, यहां पे गैस होती है। 1 मोल ऑफ एनी गैस हैविंग वॉल्यूम इक्वल टू 22.4 लीटर ऑफ दैट गैस एट ST। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम क्या कहता है, कहता है किसी भी गैस के लिए जो आपके पास 1 मोल होगा उसका 1 मोल किसके बराबर होगा, 22.4 लीटर ऑफ दैट गैस के बराबर माना जाएगा, उस गैस के बराबर माना जाएगा, ठीक है।
तो इसमें हम क्या करेंगे, एट एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन आपके पास होगी टेम्परेचर एंड प्रेशर की। क्यों? क्योंकि बेटा अगर हम किसी भी गैस के लिए हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो वॉल्यूम चेंज होगी, प्रेशर को चेंज करेंगे तो भी वॉल्यूम चेंज होगी। तो बेटा टेम्परेचर और प्रेशर के अकॉर्डिंग 1 मोल का जो वॉल्यूम है वो अप डाउन होता रहेगा। इस वजह से हम उन कंडीशंस को क्या मानते हैं, यहाँ पे फिक्स मान के लेके चलते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास क्या है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम अगर इसको बोलें तो मैं बोल दूं 1 मोल ऑफ, मान लिया 1 मोल ऑक्सीजन गैस है मेरे पास, तो उसमें क्या होगा 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं बोलूं कि 1 मोल ऑफ CO2 है मेरे पास, मीनिंग क्या हो जाएगा कि CO2 गैस का मेरे पास क्या है 22.4 लीटर ऑफ CO2 गैस। इस तरह से इन द सिमिलर वे अगर मैं बोलूं क्या कि 2 लीटर मेरे पास क्या है N2 गैस है, वी हैव 2 लीटर N2 गैस, कितने मोल होंगे फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मेनी मोल्स आर देयर। कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा, अब ये तो सिंपल सा लॉजिक आपके पास है क्या कि भाई 22.4 लीटर अगर मेरे पास N2 है तो उसमें 1 मोल होते हैं, 1 लीटर अगर आपके पास है तो कितने होंगे 22.4 नीचे हो जाएगा, और 2 लीटर में निकालना है तो ये हो जाएगा, ये आपके पास आ गया 1/11.2, क्या आ गया 1/11.2 मोल। दूसरे वे में पॉइंट हटा देंगे, ये आ जाएगा, तो ये आपके पास आ गया 10/112 इतना मोल आ जाएगा। तो आप मोल से वॉल्यूम निकाल सकते हो, वॉल्यूम से मोल निकाल सकते हो। तो यहां पे नेक्स्ट आपके पास क्या है देखते हैं। अब हम तीनों डेफिनेशंस के बीच में रिलेशन देखेंगे बेटा, देखते हैं क्या रिलेशन है। तो कहते हैं 1 मोल आपके पास है, किसके बराबर है, अगर मैं नंबर की टर्म में बोलूं तो एवोगैड्रो नंबर के बराबर। एटम है तो उतने एटम होंगे, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल होंगे, और वो क्या होता है 6.022 into 10⁻23। दूसरा, अगर मैं मास के बराबर बोलूं यहां पे तो मास किसका होगा बेटा, अगर वो एटम है तो उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर, अगर वो मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर। चलो ठीक है, अगर 1 मोल में वॉल्यूम में बोलूंगा तो वॉल्यूम हो जाएगा बेटा 22.4 लीटर। कितना है 22.4 लीटर ऑफ दैट गैस। तो ये बेटा आपस में इनका रिलेशन आता है तीनों का, 1 मोल में ये होता है। तो अगर आपको सीधी सी बात है, अगर आपको मास गिवन है, वॉल्यूम निकालनी है तो ये वाला रिलेशन यूज कर सकते हैं। अगर आपको नंबर गिवन है, वॉल्यूम निकालना है तो ये वाला रिलेशन यूज कर सकते हैं। अगर आपको नंबर गिवन है, आपने मास निकालना है तो ये रिलेशन यूज कर सकते हैं, और तीनों निकालने हैं तो आप यहाँ पे मोल के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। तो ये इनका बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है बेटा इससे। अब नेक्स्ट इसी में क्या है बेटा आपके पास, मोल कंसेप्ट फॉर आयनिक कंपाउंड्स। अब आयनिक कंपाउंड्स के लिए क्या होगा मोल कंसेप्ट, देखते हैं, छोटा सा टॉपिक है इसी में। मोल कंसेप्ट फॉर आयनिक कंपाउंड, इसमें कैसे होगा वो देखते हैं बेटा। अब इनमें सिंपल सा एक लॉजिक कहता है बेटा, फॉर आयनिक कंपाउंड्स आप यहां पे क्या नहीं बता सकते, मॉलिक्यूल नहीं होते आयनिक कंपाउंड्स में, क्या होते हैं आयंस होते हैं। तो आयंस मैंने लास्ट आपको बताया था, तो यहाँ पे लेट एग्जांपल आपके पास लेट NaCl अगर मेरे पास है, NaCl का कंप्लीट मॉलिक्यूल नहीं माना जाता, क्योंकि इसके अंदर आयंस होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो डिसोसिएट होकर Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाते हैं। तो यहां पे जो मास काउंट होता है वो काउंट होता है बेटा फॉर्मूला मास। ठीक है, लास्ट हमने बताया था ग्राम फॉर्मूला मास क्या होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल के फॉर्मूले के जो कंपोनेंट आपके पास है उनके मास का जो टोटल सम होता है वो ग्राम फॉर्मूला है, फॉर्मूला मास काउंट होता है। ग्राम में लोगे तो ग्राम फॉर्मूला मास हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पे भी हम क्या करेंगे कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस दैट इज आयनिक सब्सटेंस इज इक्वल टू द, या फिर द अमाउंट कंटेन इक्वल टू द मास, क्या भाई यहां पे द मास इन ग्राम ऑफ द
वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ दैट पर्टिकुलर आयनिक कंपाउंड। एक फॉर्मूला यूनिट का जो मास इन ग्राम होगा वो क्या होगा उसका, वो आपका 1 मोल के बराबर काउंट होगा। एग्जांपल देखें, अगर मैं यहाँ पे NaCl का 1 मोल लेके चलूं तो 1 मोल में कितना ग्राम में अगर मास देखूंगा तो क्या होगा, Na का 23 है बेटा, इसका 35.5 है, कितना हो गया ऐड करके आपके पास 58.5 ग्राम अगर मास में देखूंगा। एंड हैविंग क्या होगा, एवोगैड्रो नंबर ऑफ दैट substance या that ions present, एवोगैड्रो नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट होंगे बेटा आपके पास। ठीक है, तो ये तो आपके पास हो गया सिंपल सा क्या मोल कंसेप्ट की कुछ डेफिनेशन। अब एक और टर्म आपके पास आती है क्या, 1 AMU या AMU क्या है, एटॉमिक मास यूनिट आपके पास क्या है, तो हम उसको डिस्कस करते हैं। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, हम यहीं पे डिस्कस कर लेंगे बेटा। AMU या AMU की वैल्यू क्या होती है वो देखते हैं। क्या बताना है हमने, 1 AMU की वैल्यू क्या, वैसे ही क्या इसको एक और लिखते हैं, U भी लिख देते हैं। U का मतलब हो गया यूनिट वैल्यू। अब यूनिट का मतलब हो गया एक सिंगल यूनिट, जो भी मास की आपके पास टर्म है तो उसको आपने निकालना है, तो इसके लिए आप सिंगल वैल्यू लेके चलते हैं। कैलकुलेट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ 1 AMU या 1 यूनिट। तो बेटा आप सबको पता है कि AMU की डेफिनेशन क्या थी, 1 AMU जो होता है वो 1/12 होता है किसका, मास ऑफ किसका, मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप का। ठीक है, ऑफ एन एटम, एक एटम के कार्बन 12 के मास का 1/12 होता है, उसको बोलते हो क्या, AMU एटॉमिक मास। तो बेटा कार्बन 12 आइसोटोप का जो मास होता है वो कितना होता है, 12 ग्राम। पता है सबको, तो पता है सबको। अब ये कितने का है, अब 12 ग्राम होता है बेटा 1 मोल का। अब 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल या कितने एटम होते हैं इसके आपके पास, 6.022 इंटू 10⁻23 होते हैं। तो ये तो 23 यूनिट जो आपके पास कार्बन एटम है उनका मास है, तो एक का कितना होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 इतना होगा बेटा। जब इसको हम सॉल्व करते हैं इस वैल्यू को, तो आपके पास वैल्यू आती है 1.66 इंटू 10⁻, ऊपर अगर देखो हम ग्राम में लेके चलेंगे तो आएगी 10⁻24 ग्राम। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है बेटा, 1 AMU या फिर 1 यूनिट की वैल्यू। और अगर किलोग्राम में लेंगे तो 1.6606 आता है वैसे तो ये, लेकिन हम इसको राउंड ऑफ में यही कर देते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 10⁻27 किलोग्राम। तो ये भी 1 AMU के बराबर ही है या 1 यूनिट के बराबर है। तो ये बेटा मेन सी डेफिनेशन थी आपकी मोल कंसेप्ट की। हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्या, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मोल कंसेप्ट, तो उसके बाद हम कंसंट्रेशन वाली टर्म उठाएंगे। तो ये तो बेसिक है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे बेटा। शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हम अच्छी वीडियो आपके लिए ऐसे ही लाते रहें। थैंक यू बेटा।